हेलो दोस्तों, यूपीएससी वाला के इस यूट्यूब चैनल पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं डॉक्टर सलीम इस साइंस एंड टेक्नोलॉजी यानी कि आपके विज्ञान और प्रौद्योगिकी की जो क्लासेस इस वक्त चल रही हैं उसको मैं लेकर लगातार आप लोगों के सामने हाजिर हो रहा हूं। और इस वक्त हम लोग अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी यानी स्पेस टेक्नोलॉजी को पढ़ रहे हैं। और जिस तरीके से कमेंट बॉक्स में आप लोगों की कमेंट पढ़ने के बाद जो पता चल रहा है कि आप लोग इस क्लास को बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं। अगर आप इसी तरीके से क्लास को एंजॉय करते रहे, क्लास के का मजा लेते रहे, खूब अच्छे से पढ़ते रहे और बिल्कुल डिटरमिन होकर अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते रहे, आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। यह याद रखिएगा और यह यकीन रखिएगा। तो इसी यकीन के साथ आज हम लोग स्पेस टेक्नोलॉजी यानी अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का एक बहुत ही बेहतरीन और नया टॉपिक लेकर आए हैं। अब देखिए, हम लोगों ने प्रीवियस जो क्लासेस थी उनमें हम लोगों ने पहले अंतरिक्ष संगठनों के बारे में पढ़ा, फिर उसके बाद हम लोगों ने कक्षाएं क्या होती हैं, साथ ही साथ ये जो उपग्रह होते हैं किस प्रकार के होते हैं उनके बारे में पढ़ा। फिर उसके बाद हम लोगों ने हमारे इंडिया के इनसेट सैटेलाइट सिस्टम, साथ ही साथ IRS सैटेलाइट सिस्टम, ठीक है, नाविक सिस्टम, इनके बारे में पढ़ा। फिर प्रक्षेपण यानों के बारे में पढ़ा। ये सारी चीजें पढ़ने के बाद अब हम लोग अंतरिक्ष मिशन के बारे में पढ़ेंगे कि भारत के कौन कौन से अंतरिक्ष मिशनों को लॉन्च किया गया है, उनसे भारत ने या पूरी दुनिया के लिए हमने क्या हासिल किया है। तो ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे। और ये विश्वास रखिएगा कि जो जो कंटेंट मैं लाकर आप लोगों को दे रहा हूं वो यकीन रखिएगा कि ये कंटेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ ये जो इंपॉर्टेंट कंटेंट आपको मिल रहे हैं एग्जामिनेशन में, ये यकीन रखिएगा इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्ट आपके एग्जामिनेशन के पेपर में आपको दिखेंगे। तो इसलिए बहुत ही अच्छे से एक एक टॉपिक को, एक एक क्लास को बहुत अच्छे से पढ़िएगा और साथ ही साथ नोट्स बनाते रहिए। अगर कोई चीज जो है भूल जाए फिर से वीडियो देखिए और फिर से उसके नोट्स प्रिपेयर कीजिए। आप लोगों के इसके PDF भी आप लोगों को मिल रहे होंगे। मैंने पर्सनल अपना टेलीग्राम चैनल भी आप लोगों को मेंशन कर देता हूं मैं कमेंट बॉक्स में, तो वहां पर भी आप लोगों को मिल जाता होगा। और अगर नहीं मिल रहा है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, आप लोगों को मिल जाएगा। इसके अलावा जो इस YouTube चैनल पर YouTube चैनल के का भी जो ऑफिशियल जो भी लिंक होगा जहां पर आप लोगों को इसका PDF मिल सकता होगा, वो भी हम लोग शेयर कर देंगे। वहां पर से भी आप इन PDFs को इसके UPSC वाला के जो एप्लीकेशन है उससे भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो डेफिनेटली बहुत मजा आने वाला है आज के इस क्लास के अंदर, क्योंकि आज हम लोग पढ़ेंगे भारतीय अंतरिक्ष मिशन के बारे में। और भारतीय अंतरिक्ष मिशन में हम लोग आज बात करेंगे चंद्रयान 1, 2 और 3 यानी चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 के बारे में बात करेंगे। ठीक है, क्या देखिए अभी तक जो आप लोगों ने पढ़, देखिए अभी किसी भी जो क्लासेस होती है ना तो उसमें क्या कर दिया जाता है कि आपको चंद्रयान 1 कब लॉन्च हुआ था, ठीक है, कब लॉन्च हुआ था, किसके से लॉन्च हुआ था, जो भी क्लासेस होती हैं, किताबें होती हैं, उसमें यही सब दिया रहता है। लेकिन चंद्रयान 1, 2, 3 यानी चंद्रयान 1, 2 और 3 लॉन्च तो किया गया, लेकिन उससे भारत ने या पूरे विश्व ने या पूरी मानवता के लिए हमने क्या हासिल किया वो आज हम लोग देखेंगे। और ये बहुत इंटरेस्टिंग है, मजा आएगा आपको जानकर। ठीक है, तो हम लोग इसको पढ़ते हैं आगे। तो चंद्रयान 1, 2 और 3 के बारे में देखेंगे। अब सबसे पहले चंद्रयान 1, ठीक है, चंद्रयान 1 यानी चंद्रयान 1 ये भारत का अंतरिक्ष मिशन था। जो सबसे पहला भारत का अंतरिक्ष मिशन था वो चंद्रयान 1 था। चंद्रयान सबसे पहले देख लेते हैं कि चंद्रयान 1 जो है वो चंद्रमा के पर भेजा जाने वाला भारत का पहला मिशन था। और ये कब भेजा गया था? ये 22 अक्टूबर 2008 को भेजा गया था। ठीक है, श्रीहरिकोटा से, जैसे आपको पहले से ही पता है कि श्रीहरिकोटा से इसको लॉन्च किया गया था सफलतापूर्वक। कब लॉन्च किया गया था? लॉन्च किया गया था 22 अक्टूबर 2008 को इसको श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था। चंद्रयान 1 को कहां पर गया था? ये मिशन चंद्रमा पर मिशन गया था। और ये जो मिशन है ये एक ऑर्बिटर मिशन था। क्या मिशन था? ये एक ऑर्बिटर मिशन था। ऑर्बिटर का मतलब ये हो जाता है, ऑर्बिटर मिशन का मतलब ये हो जाता है कि वो इस मतलब उसको हिंदी में अगर कहें तो ये कक्षीय मिशन था। ठीक है, ऑर्बिटर मिशन मतलब कक्षीय मिशन था।
ठीक है, कक्षीय मिशन था, मतलब यह है कि यह चंद्रमा की सतह पर नहीं उतरा। ठीक है, बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं, बहुत सारे लोग, अच्छे अच्छे लोग पढ़ने वाले कंफ्यूज रहते हैं कि हमने जो चंद्रमा पर मिशन भेजा था, क्या वो उनको लगता है कि वो चंद्रमा पर जाकर उतर गया। नहीं सर, चंद्रमा पर उतरा नहीं था, बल्कि ये एक ऑर्बिटर मिशन था, एक कक्षीय मिशन था। यानी कि ये मिशन सिर्फ चंद्रमा की कक्षा में गया, यानी चंद्रमा की ऑर्बिट में गया और चंद्रमा के चारों तरफ ये उसकी ऑर्बिट में, उसकी कक्षा में घूमते हुए चंद्रमा के बारे में जानकारियां इकट्ठा कर रहा था। ठीक है, कर रहा था। तो ये याद रखिएगा, ये कैसा मिशन था? ऑर्बिटर मिशन था, कक्षीय मिशन था। चंद्रमा की सतह पर, चंद्रमा की धरती पर नहीं उतरा, बल्कि चंद्रमा की ऑर्बिट में यानी कक्षा में पहुंचा और चंद्रमा की कक्षा में ये चक्कर लगाते हुए, उस कक्षा में चक्कर लगाते हुए चंद्रमा के बारे में उसने अध्ययन किया और बहुत सारी ऐसी जानकारियां हैं जो हमें भेजी, जो हमें पहले से मालूम नहीं थी। ठीक है, तो हम लोग तो पहली बात, पहला कॉन्सेप्ट यहां पर क्लियर हो गया कि एक कक्षीय, एक ऑर्बिटर मिशन था। ठीक है, अगर देखिए एक मिशन होता है लैंडर मिशन। लैंडर का मतलब ये हो जाता है कि एक ये तो ऑर्बिटर की उसकी ऑर्बिट में पहुंचे, ऑर्बिट में पहुंचे और ऑर्बिट के चारों तरफ चक्कर लगाते हुए, यानी चंद्रमा के चारों तरफ चक्कर लगाते हुए उसकी जानकारियां लें। अगर कोई मिशन या कोई भी यान जो है अगर उसकी सतह पर उतरता है, किसी ग्रह या किसी नक्षत्र या किसी चंद्रमा की सतह पर अगर उतर जाता है, तो ऐसे मिशन को हम लोग लैंडर मिशन कहते हैं। अगर सतह पर नहीं उतरा, सिर्फ उसकी कक्षा में चक्कर लगाता रहा, तो ऐसे मिशन को ऑर्बिटर मिशन या कक्षीय मिशन कहते हैं। और अगर उसकी सतह पर उतर जाता तो ऐसे मिशन को हम लोग लैंडर मिशन कहते हैं। क्या बोलते हैं? लैंडर मिशन। ठीक है, और अगर तीसरा मिशन, अगर कोई मिशन, कोई अगर हमारा रोबोट जैसा कोई भी यंत्र अगर उसकी सतह पर उतरता भी और एक स्थान से दूसरे स्थान पर चल कर जाता, यानी उसमें अगर पहिए लगे होते और अपने पहियों से चलकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर, किसी भी ग्रह पर या चंद्रमा पर अगर कोई भी अगर एक कह सकते हैं मशीन या एक रोबोट जैसा यंत्र एक स्थान से दूसरे स्थान चले, उसकी सतह पर अगर चले, तो इस मिशन को हम लोग बोलते हैं रोवर मिशन। क्या बोलते हैं? रोवर मिशन। रोवर, इसे क्या बोलते हैं? रोवर। तो एक होता है, देखिए 3 तरीके के मिशन हो सकते हैं, जैसे कहीं पर किसी भी ग्रह पर भेजे जाएं या फिर चंद्रमा पर भेजे जाएं, तो 3 तरीके के मिशन हो सकते हैं। एक ऑर्बिटर मिशन हो सकता है। ऑर्बिटर मिशन सतह पर नहीं उतरता, सिर्फ उसकी कक्षा में घूमता हुआ, सिर्फ उसके बारे में उसकी फोटोग्राफ लेकर या बहुत तरीकों से, रडार के माध्यम से, लिडार के माध्यम से बहुत सारी जानकारियां किसी भी सतह की वो इकट्ठा करता है। तो ऐसे मिशन को हम लोग क्या बोलते हैं? ऐसे अंतरिक्षीय मिशन को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑर्बिटर मिशन बोलते हैं, कक्षीय मिशन बोलते हैं। अगर वो ऑर्बिटर मिशन बोलते हैं, और अगर वही उसमें से इसका कुछ भाग इससे निकलकर कोई एक स्ट्रक्चर या कोई यंत्र जो है अगर इसकी सतह पर उतर जाए, सिर्फ उतर जाए, तो इसे हम लोग बोलते हैं लैंडर मिशन, यानी लैंड कर जाए, उसकी सतह पर पहुंच जाए, ऑर्बिट में न घूमकर बल्कि उसकी सतह पर उतर जाए, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? लैंडर मिशन कहते हैं, लैंडर मिशन। और सतह पर उतरे भी, और अगर कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट हो या कोई भी ऐसा रोवर हो, रोबोट जैसा रोबोट हो जो कि उसकी सतह पर उतरकर चले भी, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान मूव भी करे, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? रोवर मिशन। तो एक उसकी ऑर्बिट में सिर्फ घूम रहा है, सतह पर नहीं उतर रहा है, उसे क्या बोलेंगे? ऑर्बिटर मिशन। और अगर मान लीजिए उसकी सतह पर उतर जाता है लेकिन घूम नहीं रहा है, तो इसे लैंडर मिशन। और अगर घूम भी रहा है तो इसे, अगर कोई यंत्र उस पर घूम रहा है या कोई रोबोट उस पर घूम रहा है, घूम कर जो है बहुत सारी जानकारियां इकट्ठा कर रहा है, तो ऐसे मिशन को हम लोग रोवर मिशन कहते हैं। तो हमारा जो चंद्रयान 1 था वो क्या था? वो सिर्फ ऑर्बिटर मिशन था, वो ना लैंडर मिशन था, ना रोवर मिशन था, ना उसकी सतह पर, चंद्रमा की सतह पर वो लैंड किया, ना वहां पर घूमा, एक स्थान से दूसरे स्थान गया, यानी मूवमेंट नहीं किया, ना मूवमेंट किया, ना वहां पर उतरा, बल्कि सिर्फ उसकी ऑर्बिट में, उसकी कक्षा में घूमकर ही उससे चंद्रमा के बारे में जानकारियां इसने इकट्ठा करी। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आप लोगों को लैंडर, ऑर्बिटर और रोवर का मतलब समझ में आ गया होगा। 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च हुआ, श्रीहरिकोटा से लॉन्च हुआ, पीएसएलवी एक्सेल से भेजा गया था, एक्स्ट्रा लार्ज वर्जन जो प्रक्षेपण पीएसएलवी का था उससे भेजा गया था। पीएसएलवी का ये जो यान था, इसका नाम क्या था? पीएसएलवी C11। ये नंबरिंग है, ठीक है, नंबरिंग है, जिस नंबर का यान जो है लेकर इसको गया था उसका नाम था पीएसएलवी C11। पीएसएलवी का कौन सा वर्जन था? एक्सेल वर्जन। क्या एक्सेल वर्जन होता है? जो लोग पहली बार ये क्लास कर रहे हैं वो जाकर प्रीवियस क्लासेस को देखें तो उनको समझ में आएगा कि एक्सेल वर्जन का क्या मतलब होता है। तो पीएसएलवी C11 नंबर था, यानी कि वो नंबरिंग थी पीएसएलवी के
भेजे जाने की ये नंबरिंग है, तो इसे PSLV C11 कहा गया। और ये किस तरीके किस प्रकार का PSLV था, तो ये प्रकार है एक्सेल, प्रकार है एक्स्ट्रा लार्ज प्रकार है, यानी एक्स्ट्रा लार्ज वर्जन है, PSLV एक्सेल है। ठीक है, ठीक है। मिशन का जो जीवन काल था वो 2 वर्ष था। मिशन का जीवन काल कितने था? 2 वर्ष, यानी कि 2 वर्ष के लिए इसको भेजा गया था। लेकिन ये सिर्फ जो है लगभग 10 महीने ही ये काम कर पाया। इसके बाद इसका कांटेक्ट जो है पृथ्वी से हमारे इसरो से इसका कांटेक्ट खत्म हो गया और उसके बाद ये मिशन खत्म कर दिया गया। इस मिशन को समाप्त माना गया। लेकिन सिर्फ 10 महीने लगभग 1 साल हम मान लें, तो लगभग 1 साल के अंदर भेजा गया था 2 साल के लिए, लेकिन सिर्फ 1 साल के अंदर इसने ऐसी उपलब्धियां हासिल की जो आज, मतलब आप अगर जब इसकी उपलब्धियों के बारे में सुनेंगे तो आप हिल कर रह जाएंगे। आपको लगेगा यार, मतलब 2 सालों के लिए भेजा था, लेकिन सिर्फ 10 महीने में ये उपलब्धियां हासिल कर ली, जो कि पहले जो नासा के मिशन वगैरह थे वो सब तक उन लोगों के दांतों तले उंगलियां दब गई कि यार हम तो इतना पैसा खर्च करके भी गए, हम गए, चंद्रमा पर उतरे, चंद्रमा पर गाड़ियां चलाई, चंद्रमा पर सब कुछ किया, लेकिन वो ना तलाश कर पाए जो कि जीवन के लिए जरूरी होता है। और ये चंद्रमा का भारत का एक छोटा सा मिशन गया और उसने वो चीजें, वो उपलब्धियां, वो जानकारियां हमें दी जो कि हम वहां पर उतर कर भी, वहां पर गाड़ी भी चलाकर, वहां पर इंसान को भी उतार कर हम ना हासिल कर पाए। तो वो कौन सी चीजें हैं जो कि चंद्रयान-1 ने हासिल की? ये अक्सर आप याद रखिए कि आपकी किताबों में मेंशन नहीं होता। ये स्पेशल चीजें मैं आप लोगों के लिए लेकर आता हूं, आप लोगों के लिए ढूंढ कर लाता हूं अलग अलग मैगजीन से। जैसा मैंने पिछली क्लासेस में भी बताया था, अलग अलग मैगजीन्स होती हैं, अलग अलग जो है वो इंटरनेशनल जर्नल्स होते हैं, नेशनल जर्नल्स होते हैं, वहां से मैं लेकर आता हूं, फिर उसको हिंदी में ट्रांसलेट करता हूं और फिर आपके लिए लेकर आता हूं कि आप कहीं से पीछे ना रह जाएं। अगर आप हिंदी माध्यम के हैं तो अब ये वक्त गया, वो वक्त चला गया कि जब हिंदी माध्यम के लोगों के पास कंटेंट की कमी हुआ करती थी। नहीं सर, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, हमारी पूरी टीम पूरी कोशिश कर रही है, पूरी की पूरी यूपीएससी वाला की टीम पूरी कोशिश कर रही है कि आप लोगों को बेहतर से बेहतर कंटेंट हम प्रोवाइड कर सकें। और ये पर्सनली हम लोग करते हैं, ठीक है, बहुत मेहनत करते हैं कि आप लोगों को अच्छे से अच्छा कंटेंट दें। तो ये सब जो लिखा भाई, अब चंद्रयान गया था, वहां पहुंच गया था, इतने समय पर गया था इसलिए ले गया, लेकिन क्या उसने हासिल किया ये जानिए, ये मजेदार चीज है। ठीक है, तो क्या उसने हासिल, और ये इंपॉर्टेंट चीज है। सबसे पहले जो चंद्रयान-1 ने जो की उपलब्धियां थी, तो उस चंद्रयान-1 की उपलब्धियों में सबसे पहली उपलब्धि ये थी जो आज तक किसी ने नहीं किया, कि जीवन जीने के लिए सबसे जरूरी चीजों में से एक है, वो है पानी। ठीक है, जीवन कहीं पर अगर मौजूद है और उसके लिए जीवन कहीं पर अगर मौजूद है तो उसके लिए जो सबसे जरूरी चीज होती है पानी। अगर हम कल चंद्रमा पर रहना चाहते हैं और चंद्रमा पर निवास करना चाहते हैं, तो चंद्रमा पर निवास करने के लिए सबसे जरूरी जो चीजें होंगी उनमें से एक होगा पानी। तो नासा, मैंने कहा ना, नासा जो है वहां की सतह पर उतरा, वहां पर मानव भेजे, वहां पे मानवों ने गाड़ियां चलाई, कई बार वो लोग गए, लेकिन उसके बावजूद भी वो चीज नहीं हासिल कर पाए जो कि भारत के चंद्रयान-1 ने हासिल किया, और वो था पानी। ठीक है, तो चंद्रयान-1 ने की जो सबसे बड़ी उपलब्धि थी, ये दुनिया का पहला यान था, याद रखिएगा, दुनिया का पहला यान था जिसने वहां पर चंद्रमा पर पानी की खोज करी। ठीक है, चंद्रमा पर पानी की खोज की। तो ध्रुवों के आसपास सूरज की रोशनी वाले चंद्र सतह क्षेत्र में हाइड्रोक्सिल और पानी के अणु की खोज इसने की। ठीक है, तो सिर्फ वहां पे पानी की खोज की, उसकी सतह पर ही नहीं पानी की खोज की, बल्कि चंद्र ब्रह्मंडल यानी कि उसका जो एक्सो एटमॉस्फेयर है वहां पर भी पानी के अणुओं की खोज की। तो सबसे पहला यान या पहली उपलब्धि लिख लीजिएगा चंद्रयान-1 की, कि वहां की सतह पर और साथ ही साथ वहां के बहिर्मंडल में, यानी कि जो एक्सो एटमॉस्फेयर है वहां पर पानी की खोज की किसने? चंद्रयान-1 ने की। ठीक है, तो ये बिल्कुल, अब ये चीज दुनिया में किसने की? सबसे पहले भारत के चंद्रयान-1 ने की। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा। इसके बाद वैश्विक चंद्र मैग्मा परिकल्पना, ये एक बड़ी परिकल्पना है, इसे ग्लोबल लूनर मैग्मा हाइपोथेसिस कहते हैं इंग्लिश में, वैसे इसे बोलते हैं वैश्विक चंद्र मैग्मा परिकल्पना कहा गया। तो इसकी पुष्टि करने के लिए, अब ये है क्या, इसे समझ लीजिए तो फिर आपको समझ में आएगा। ठीक है, माना जाता है कि पृथ्वी एक समय में, आज से अरबों साल पहले, पृथ्वी जो है जब अपनी शुरुआती स्टेज में थी, तो उस वक्त पृथ्वी के पास एक मंगल ग्रह के बराबर का एक ग्रह जिसका नाम थिया था। क्या नाम था?
थिया नाम था। तो एक पृथ्वी के मंगल ग्रह के बराबर एक ग्रह था जिसका नाम थिया था, ठीक है। तो मंगल के बराबर इसका साइज था। तो थिया नाम का ग्रह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में आ गया, यानी पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण ने उसको अपनी तरफ आकर्षित कर लिया। और जब उसने अपनी तरफ आकर्षित कर लिया तो ऐसी कंडीशन में क्या हुआ, ये थिया जो है बहुत तेजी से पृथ्वी की तरफ आया और पृथ्वी को उसने टक्कर मारी। जब टक्कर मारी तो पृथ्वी का इतनी जबरदस्त टक्कर हुई कि पृथ्वी का एक बहुत बड़ा भूभाग टूट गया और टूट कर छोटे छोटे टुकड़ों में बदल गया। और छोटे छोटे टुकड़ों में बदलकर ये पृथ्वी का ही चक्कर लगाने लगा। मतलब मजेदार बात यह है, जो जानकर आपको मजा आएगा, कि एक जमाने में ऐसा माना जाता है, ऐसी हाइपोथेसिस है कि एक जमाने में जैसे आप शनि ग्रह के छल्ले देखते हैं, ठीक है, वैसे ही पृथ्वी के भी छल्ले हुआ करते थे, पृथ्वी के भी रिंग हुआ करती थी। और ये रिंग किससे बनी हुई थी? थिया। और थिया ने जो इंपैक्ट किया था, थिया ने जो टक्कर मारी थी, तो जो पृथ्वी का एक बहुत बड़ा भूभाग जो है टूट कर टुकड़ों में बदल गया था। तो ये टुकड़े जो है वो पृथ्वी के चारों तरफ रिंग की तरह से, यानी कि उसके छल्लों की तरीके से घूमने लगे, ठीक है, इसके गुरुत्वीय क्षेत्र में इसके चारों तरफ घूमने लगे। और फिर धीरे धीरे ये सारे के सारे जो टुकड़े थे ये आपस में जुड़ने लगे और फिर उसके बाद कुछ समय के बाद जो है ये सारे के सारे टुकड़े जुड़कर चंद्रमा का आकार ले लिया। इसने चंद्रमा का आकार ले लिया। तो ये एक हाइपोथेसिस है, एक परिकल्पना है कि कभी ऐसा हुआ होगा और ये जो चंद्रमा है ये असल में पृथ्वी के ही का ही भाग है। पृथ्वी से ही टूटकर जो टुकड़े उसमें स्पेस में गए थे, अंतरिक्ष में गए थे, वही टुकड़े आपस में जुड़कर एक बॉडी बन गई, एक कह सकते हैं कि एक पिंड बन गया। और इसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं? चंद्रमा के नाम से जानते हैं। तो चंद्रमा के मतलब एक कैसे कह सकते हैं ना कि चंद्रमा के बनने की का ये जो थ्योरी थी, चंद्रमा के बनने की ये जो परिकल्पना है, इसे ही कहा जाता है वैश्विक चंद्र मैग्मा परिकल्पना के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो या फिर इसे जायंट इंपैक्ट परिकल्पना से के नाम से जाना जाता है। तो माना जाता है कि जब चंद्रमा ने इसको टक्कर मारी होगी, इसको जब थिया ने टक्कर मारी होगी और जब पृथ्वी का एक बहुत बड़ा भाग टूटकर टुकड़ों में बदल गया होगा, तो ये टक्कर इतनी जबरदस्त रही होगी कि ये जितना भी जो पत्थर टूट कर जो है वो पृथ्वी के चारों तरफ बिखर गए और चक्कर लगाने लगे पृथ्वी का। ये इतना ज्यादा यहाँ इस वक्त टेम्परेचर, इतना ज्यादा ऊर्जा पैदा हुई होगी कि ये सब मैग्मा, जैसे आप लोगों के ज्वालामुखी में मैग्मा होता है ना, पिघली हुई अवस्था में जो सारा का सारा मटेरियल जो है पत्थर वगैरह पिघल जाते हैं तो मैग्मा में बदल जाते हैं। तो जैसे मैग्मा की तरह में बदल गए होंगे। मतलब जब ये टक्कर हुई होगी तो इसके टुकड़े टूट गए होंगे पृथ्वी के, और ये पृथ्वी के इस भूभाग के ये टुकड़े होंगे इस टेम्परेचर की वजह से, इस तापमान की वजह से, इस ऊर्जा की वजह से क्या हो गए होंगे? पिघल कर मैग्मा में बदल गए होंगे। और ये मैग्मा रूप में ये पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगा रहे होंगे। यानी ये टुकड़े जो है, पत्थर के टुकड़े मैग्मा के रूप में जो है मैग्मा में परिवर्तित होकर पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगा रहे होंगे। तो ये माना जाता है कि अगर इस बात का पता चल जाए कि कभी पृथ्वी के ये जो चंद्रमा है ये कभी मैग्मा अवस्था में मौजूद था, अगर इस बात का पता चल जाए कि कभी ये जो चंद्रमा है मैग्मा अवस्था में था, अपने पुराने समय में मैग्मा अवस्था में था, तो हमारी बात को एक बहुत बड़ा सबूत मिल जाएगा। हमारी परिकल्पना जो है कि वैश्विक चंद्र मैग्मा परिकल्पना या जायंट इंपैक्ट जो परिकल्पना है, इसको एक बहुत बड़ा बल मिल जाएगा कि हाँ, ये थिया ने टक्कर कभी ना कभी मारी होगी और पृथ्वी का ही भूभाग टूटकर चंद्रमा में परिवर्तित हुआ होगा। इस परिकल्पना को एक बहुत बड़ा प्रमाण मिल जाएगा कि हाँ, ये घटना हुई होगी, ठीक है। अभी ये परिकल्पना है तो इसके प्रमाण कहां से हमें मिलेंगे? अगर इस बात का पता चल जाए कि चंद्रमा अपनी कभी पिघली अवस्था में था, यानी मैग्मा स्टेट में मौजूद था। आई बात मेरी समझ में? तो मैग्मा अवस्था में मौजूद था। तो अब मामला यहां पर आता है कि ये जो जायंट इंपैक्ट परिकल्पना है, इसको बल देने के लिए इस बात का पता करना था कि कभी ये चंद्रमा मैग्मा अवस्था में था कि नहीं था। तो हमारे चंद्रयान 1 ने वहां के पत्थरों,
ठीक है, वहां के पत्थरों का अध्ययन करके, वहां के जो मिनरल्स मौजूद हैं, जो उनके पत्थर मौजूद हैं, उन पत्थरों का अध्ययन करके, यानी ये ऊपर से घूमता रहा और पत्थरों का उसने अध्ययन किया और पत्थरों का अध्ययन करके इस बात का अंदाजा लगाया, पता लगाया कि हाँ सही बात है कि चंद्रमा कभी अपनी पिघली अवस्था यानी मैग्मा स्टेट में मौजूद था। तो अब इस बात का बहुत बहुत प्रूफ मिल गया कि जो एक परिकल्पना थी कि थिया ने जो है वो पृथ्वी को टक्कर मारी होगी, तो इस परिकल्पना को पूरी तरीके से अब बल मिल गया है, पूरी तरीके से सबूत मिल गए हैं। तो अब यह माना जा सकता है, काफी हद तक माने जा सकता है, 100% तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन काफी हद तक माना जा सकता है कि पृथ्वी जो है, क्योंकि अब चंद्रयान-1 ने ये सबूत ढूंढे वहां के पत्थरों का अध्ययन करके कि वो कभी पिघली अवस्था में था, तो इस बात का सबूत काफी हद तक मिल गया है कि हाँ चंद्रमा कभी पृथ्वी का ही भूभाग था, पृथ्वी का ही एक टुकड़ा था जिसको जो थिया के टक्कर की वजह से बना था। ठीक है, तो ये खोज किसने की? चंद्रयान-1 ने की। इसके अलावा एक बड़ी मजेदार चीज है भैया, हम लोग सब लोग कहते हैं, दुनिया का बड़ी मजेदार चीज है, अब सब लोग कहते हैं कि अगर पृथ्वी को हम नष्ट कर रहे हैं, अब पृथ्वी से अगर हमें कहीं दूर बसना हुआ तो कहां बसोगे? कहते हैं हम मंगल पर बसेंगे या चंद्रमा पर बसेंगे। तो भैया चंद्रमा पर बसोगे कैसे? कैसे चंद्रमा पर बसोगे? चंद्रमा पर बसना आसान काम थोड़ी ना है, ऐसे थोड़ी कहीं पर तुम बच जाओगे। तुम्हें पता भी है कि जो चंद्रमा है, उस चंद्रमा पे दिन का जो तापमान होता है वो कितना होता है? चंद्रमा पर दिन का तापमान लगभग 130 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। 130 डिग्री, यहां 50 डिग्री सेल्सियस तुमसे बर्दाश्त नहीं होता, तुम 130 डिग्री सेल्सियस कैसे बर्दाश्त करोगे? सब प्लान कर रहे हैं ना, नासा प्लान कर रहा है, रशिया प्लान कर रहा है, सब लोग प्लान कर रहे हैं कि हम चंद्रमा पर जाके बसें। कैसे बचोगे? जरा सोचो तो, 130 डिग्री सेल्सियस तापमान जो है वो दिन का होता है वहां का, और रात का तापमान जो है गिरकर -180 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है। -180 डिग्री सेल्सियस, जरा सोचिए, -180 डिग्री सेल्सियस रात में पहुंच जाता है, 130 डिग्री सेल्सियस दिन में पहुंच जाता है। मतलब दोनों कंडीशन इंसानों के रहने के लायक नहीं है। इसके अलावा बहुत सारी कॉस्मिक किरणें आती रहती हैं चंद्रमा पर, जो कि वहां पर अगर मानो या कोई वनस्पति वहां पर उगाई जाए तो उसको नष्ट कर सकती हैं। इन सब से कैसे बचोगे? समझ में आए? मतलब रहने के लिए तो अच्छा, बहुत सारे लोगों को सुना होगा कि हम जमीन खरीद लिए हैं, उन्होंने जमीन खरीद ली थी उस पर चंद्रमा पर। भैया वो सब जमीनें सब फर्जी बातें हैं, ठीक है? ऐसे कोई जमीन कोई ऑफिशियल कोई वहां पर ना बेचता है, ना ऑफिशियली कोई वहां पर उसको कोई खरीदने के लिए कोई मतलब सारी चीजें, उसमें ऐसे ही हो जाता है। बस जैसे हो रहा है मेटावर्स, आजकल आप लोगों ने नाम सुना होगा कि उसमें जमीनें खरीदी जा रही हैं, एक कल्पना है, कल्पना में जमीनें खरीदी है। वैसे चंद्रमा पर भी कल्पना के रूप में लोग जमीनें बेचते हैं, लोग जमीनें खरीदते हैं, और बहुत सारे ऐसे फर्जीवाड़े जो है पकड़े जाते रहते हैं। तो वो सब फर्जीवाड़े हैं। असल में चंद्रमा पर बसना ही इतना मुश्किल काम है, क्योंकि दिन का तापमान, रात का तापमान देख के ही आपके रोंगटे खड़े हो जाए। कैसे बसोगे भाई? कैसे बसोगे? तो इसके लिए अच्छा, सब कहते हैं बसेंगे, लेकिन कोई रास्ता नहीं ढूंढा। लेकिन यहां पर हमारे चंद्रयान-1 ने भी रास्ता ढूंढा। चंद्रयान-1 ने क्या रास्ता ढूंढा सर? चंद्रयान-1 ने वहां पर कुछ लावा ट्यूब्स की खोज की, लावा ट्यूब्स की खोज की। और ये जो लावा ट्यूब्स होती हैं, ये एक जमाने में इनके अंदर से लावा, मैग्मा बहा करता था, ठीक है? लावा बहा करता था, और ये ऊपर से ढकी हुई हैं। तो ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं ना, ये जो स्ट्रक्चर आप लोग देख रहे हैं, ये ट्यूब्स हैं, इन्हें लावा ट्यूब्स कहा जाता है। ये लगभग 1.7 किलोमीटर, ठीक है, लगभग 1.7 किलोमीटर लंबी है, ठीक है, लंबी है, और लगभग 120 मीटर व्यास की है, ठीक है, 120 मीटर व्यास की है। तो 1.7 किलोमीटर लंबी और 120 मीटर व्यास की लगभग ऐसी छोटी छोटी ट्यूब्स मौजूद हैं, ठीक है, और ये इनकी एंट्री है, ठीक है, ये इनकी एंट्री है। तो इनके ये जो ट्यूब्स हैं, इन ट्यूब्स में कभी कभी लावा बहा करता था, इन्हें लावा ट्यूब्स कहा जाता है। तो इनके अंदर का टेम्परेचर, यानी इस ट्यूब का जो टेम्परेचर है, ये अंदर की तरफ है, ये बाहर से इसमें दिखाया है चंद्रयान-1 ने, चंद्रयान-1 की तस्वीरें हैं, ठीक है। इसके अंदर जो है, इसके अंदर जब ट्यूब के अंदर आप जाएंगे तो इसमें माना जाता है कि इसका जो टेम्परेचर होगा वो लगभग -20 डिग्री सेल्सियस के करीब होगा। अब -20 डिग्री सेल्सियस कहेंगे बहुत कम है, बहुत कम नहीं है। अगर इंसानों के रहने की बात करो तो भाई बहुत सारे धरती पर ऐसी जगह है जहां इंसान रहते हैं, वहां पर टेम्परेचर, हमारी इंडिया में ही ऐसी जगह है जहां पर टेम्परेचर -40 -50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, वहां इंसान रहते हैं। तो -20 डिग्री सेल्सियस तो मतलब बर्दाश्त कर ही सकता है ना, कम से कम 130 डिग्री सेल्सियस और -180 डिग्री सेल्सियस तो बहुत बेहतर है। तो यहां पर ये जो लावा ट्यूब्स है, यहां का जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट -20 डिग्री सेल्सियस, -20 डिग्री सेल्सियस बना रहता है।
है, यानी कि इंसानों के रहने योग्य हो सकता है। अगर यहां पर मतलब अगर इंसान कभी जाकर चंद्रमा पर निवास करेगा तो कौन सी जगह होगी, वो यही लावा ट्यूब्स होंगी। और इन लावा ट्यूब्स को डिस्कवर करने का काम कौन किया? भारत के चंद्रयान-1 ने। सोचिए, हम वहां पर पहुंच गए, वहां पर हमने गाड़ियां चला ली, हमने वहां पर पता नहीं क्या क्या कर लिया, लेकिन हम वहां पर ना पानी खोज पाए ठीक है, जरा मतलब ये भी बड़ी मजेदार बात लगती है कि नासा वहां पे पहुंच गया, गाड़ियां चला ली, वहां पे मनुष्य उतार दिए, सब कुछ कर दिया, लेकिन ना वहां पे पानी खोज पाए, ना वहां लावा ट्यूब्स खोज पाए। उसका खोजने का काम हम लोगों ने किया, हमने जिम्मेदारी ली कि भैया हम खोजेंगे, और हमने खोज कर दिखाया। ठीक है, तो हमने पानी भी खोजा और हमने वहां पर रहने योग्य जगह, यानी जिन्हें हम लावा ट्यूब्स कहते हैं, ठीक है, वो उसको भी भविष्य में मानव के निवास के लिए, भविष्य में मानव के निवास के लिए लावा ट्यूब्स को भी खोजकर हमने बताया कि हम लोग फ्यूचर में यहां पर रह सकते हैं, इन ट्यूब्स के अंदर रह सकते हैं। अब इसमें भी बड़ी मजेदार, मैं बार बार इस हर क्लासेस में बोलता हूं कि यार इतनी खूबसूरत सी धरती है, ठीक है, उसे आप नष्ट कर रहे हो, उसे अपने कर्मों से, अपने क्रियाकलापों से, अपनी बदतमीजियों से, ठीक है, उन्हें नष्ट कर रहे हो। इतनी खूबसूरत सी धरती है, और वहां पर यहाँ पे हरे हरे पहाड़ हैं, नदियां हैं, पर्वत हैं, पानी है, ठीक है, टेम्परेचर इतना बढ़िया है यहाँ का, सब है, उसको नष्ट करके उसको खराब कर रहे हो, और जाओगे चंद्रमा पर बसोगे, कहाँ बसोगे? लावा ट्यूब में, छोटी छोटी ट्यूब्स रहेंगी, उसके अंदर बसोगे। मतलब तब मोहल्ले की बात होगी कि अरे भाई कहाँ पे रह रहे हो? हम तो LT2 में रह रहे हैं, तुम कब कहाँ रह रहे हो? हम LT7 में रह रहे हैं। अच्छा, किसी दिन आना। LT का मतलब लावा ट्यूब। तो जैसे मोहल्लों के यहाँ नाम होते हैं ना कि हम यार वो सेक्टर 12 में रहे हैं, तो सेक्टर 12 नहीं होगा, कहेंगे LT2 में रह रहे हैं, LT2, ठीक है, LT4 में रह रहे हैं, हम LT6 में रह रहे हैं, आना किसी दिन, तो अपना पता लगे स्पेसशिप इसमें से निकलेगा और उसके बाद जाएगा LT2 से LT6 में चला जाएगा, रिश्तेदारों क्या जाओगे। तो मतलब आप सोचो कि हम इतनी खूबसूरत सी धरती को खराब कर रहे हैं, नष्ट कर रहे हैं अपने अलग अलग कामों की वजह से, और उसके बाद वहां पर हम कहां रहेंगे? ट्यूब्स के अंदर, यानी छोटी छोटी पतली पतली ट्यूब्स होंगी, उनके अंदर रहेंगे। जरा सोचिए, तो भाई अपनी धरती को बचा लो ना। ठीक है, वहां पे है, टहलने घूमने जाया जाएगा, वहां पे बढ़िया अपने को एंजॉय करने के लिए चलेंगे, ठीक है, लेकिन कम से कम इस धरती पर मौजूद हो तो इस धरती की रिस्पेक्ट कर लो, इसको बचा लो। वहां घूमने के लिए तो ठीक है, कभी कभी घूम आना, लेकिन कम से कम इस धरती को बचा लो। तो सबसे पहली हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए इस धरती को बचाने की, ठीक है। तो चलिए, तो इसकी खोज की किसने? चंद्रयान-1 ने की, ठीक है। चंद्रयान-1 ने इसके अलावा जो है वहां पर बहुत सारे जो है वो तत्वों की खोज की, वहां पे बहुत सारे खनिज पदार्थों की खोज की, जैसे कि टाइटेनियम वहां पर खोजा, इसके अलावा वहां पर कैल्शियम की उपस्थिति की पुष्टि की, इसके अलावा मैग्नीशियम, ठीक है, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम और लोहे का भी वहां पर सटीक मापन किया, यानी कि सटीक, ऐसा नहीं था कि ये सब मटेरियल नहीं हमें पहले से पता थे, और लोगों को भी पता थे, लेकिन उनका सटीक मापन करने का, उनको कैलकुलेट करने का काम किसने किया? चंद्रयान-1 ने किया। तो भाई चंद्रयान-1 भेजा गया था, लेकिन उसने क्या हासिल किया? मुझे लगता है बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको पहली बार ये सारी बातें पता चल रही होंगी। तो जिनको भी ये बातें पहली बार पता चली हैं, प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और बताएं कि मजा आया, ठीक है, जरूर लिखें मजा आया। तो फिर ये सारी चीजें लाता हूं आप लोगों के लिए, तो थोड़ा सा तो आप एनर्जी दिखाइए ना, लगे कि तो आप क्लास कर रहे हैं, आप लगे कि आप क्लास में इन्वॉल्व हैं, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजों का सटीक मापन किया। चलिए, अब हम लोग चंद्रयान-1 के बाद चलते हैं चंद्रयान-2। चंद्रयान-2 जो है वो चंद्रयान-1 के बाद जो है वो चंद्रयान-2 को भेजा गया। चंद्रयान-1 जो है वो क्या था? मैंने शुरू में बताया था, ऑर्बिटर मिशन था, जबकि चंद्रयान-2 जो है वो ऑर्बिटर मिशन भी था, लैंडर मिशन भी था, रोवर मिशन भी था। यानी इसमें ऑर्बिटर मिशन भी भेजा गया था जो चंद्रमा के चारों तरफ चक्कर लगाते हुए उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करेगा, लेकिन इसी ऑर्बिटर के साथ साथ अटैच किया गया था लैंडर और रोवर। लैंडर का नाम था विक्रम। क्या नाम था? विक्रम, जो वहां पर लैंड करता, ठीक है। और जो वहां पर एक रोबोट भेजा गया था उसका नाम था प्रज्ञान। क्या नाम था उस रोवर का? क्या नाम था? प्रज्ञान, ठीक है। उस रोवर का नाम क्या था? प्रज्ञान। तो प्रज्ञान रोवर भेजा गया था और विक्रम लैंडर भेजा गया था। इसके अलावा ऑर्बिटर भी भेजा गया था, यानी ऑर्बिटर भी भेजा गया था, लैंडर भी भेजा गया था, रोवर भी भेजा गया था। यानी ये दोनों उसकी सतह पर उतरते, ठीक है, उसकी सतह पर उतरते और ये उसकी कक्षा में
रुक कर क्या करता, उसका अध्ययन करता। तो इसको जो भेजा गया, चंद्रयान 2 को भेजा गया 22 जुलाई 2019 को, ठीक है, 22 जुलाई 2019 को भेजा गया। किससे भेजा गया था? GSLV MK3, जिसके बारे में आप लोगों ने लास्ट क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ा है, डिटेल में पढ़ा है, ठीक है। GSLV MK3 से भेजा गया, 22 जुलाई 2019 को भेजा गया, ठीक है, और 22 जुलाई को भेजा गया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये इसका जो ऑर्बिटर मिशन था वो तो सफल था, इसकी ऑर्बिट में ये हमारा जो यान है चंद्रयान 2 का जो ऑर्बिटर था वो तो बहुत अच्छे से काम कर रहा था। लेकिन जब इसने लैंडर, यानी कि जो इसकी सतह पर जो लैंडर उतारा जाने वाला था और रोवर उतारा जाने वाला था, लैंडर और रोवर वो जब उतारे जा रहे थे तो वो सफलतापूर्वक उतर नहीं पाए और ये मिशन जो है वो फेल हो गया, ये मिशन जो है असफल मान लिया गया। और विक्रम और प्रज्ञान, जो विक्रम जो लैंडर था जो उसकी सतह पर उतरता, और जो प्रज्ञान रोवर था जो उसकी सतह पर उतरता और चलता भी, यानी कि एक रोबोट जैसा था, ये सफलतापूर्वक वहां पर नहीं लैंड कर पाए। और ये मिशन कौन सा मिशन? लैंडर और रोवर वाला मिशन, यानी विक्रम और प्रज्ञान का जो मिशन था ये असफल हो गया, ये सफल नहीं हुआ, ठीक है, सफल नहीं हुआ। लेकिन ऑर्बिटर अभी भी बहुत अच्छे से काम कर रहा है। ऑर्बिटर अभी भी उसके ऑर्बिट में कक्षा में चक्कर लगाते हुए बहुत सारी जानकारियां हमें दे रहा है, ठीक है, अभी दे रहा है और अभी बहुत अच्छे से कई सालों तक वो काम करता रहेगा और बहुत अच्छी जानकारियां हमें देता रहेगा। जैसे अभी हाल ही में उसने चंद्रमा के बहिमंडल में, यानी कि बाहरी वायुमंडल के अंदर, ठीक है, जो उसका एक्सो एटमॉस्फेयर है उसमें ऑर्गन 40 का पता लगाया है, ऑर्गन 40 का पता लगाया है, जिसके पता लगने से बहुत सारी भविष्य में जानकारियां हमें मिलेंगी वहां के एटमॉस्फेयर के बारे में, वायुमंडल के बारे में, साथ ही साथ और भी बहुत सारे जानकारियां जो है वो हमें हासिल होंगी। इसके अलावा चंद्रयान 2 ने जनवरी 2022 में, ठीक है, सौर ज्वालाओं के कारण सौर प्रोटॉन घटा, यानी सूर्य जो होता है, सूर्य थोड़ी देर में क्या कुछ समय में सौर ज्वालाएं प्रोड्यूस करता है। और ये जो सौर ज्वालाएं होती हैं ये चंद्रमा तक पहुंचती हैं, ठीक है, हमारे तक भी पहुंचती है, लेकिन हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो इसको क्या कर देती है? डाइवर्ट कर देती है। पृथ्वी की जो मैग्नेटिक फील्ड होती है, ठीक है, जो हमारा जो चुंबकीय क्षेत्र होता है इसे डाइवर्ट कर देता है। तो ये जब चंद्रमा तक पहुंचती है तो चंद्रमा पर जब ये गुजरा तो वहां पे प्रोटॉन का बहुत बड़ा पुंज नोटिस किया। किसने? जब ये सूर्य जो है, सन जो है, वो जब अपनी सौर ज्वाला, यानी कि एक तरीके से सूर्य की आंधी, जब ये सूर्य की आंधी चलती है तो बहुत सारे कण, बहुत सारे आवेशित कण होते हैं, ठीक है, जो इसी सौर आंधी के तहत चलते हुए सौर मंडल में प्रवेश करते हैं। और सौर मंडल में जब ये प्रवेश करते हैं तो बहुत ही जबरदस्त तरीके के आवेशित कणों को देखने का मौका दिखाई पड़ते हैं, जिनका अलग अलग तरीके का प्रभाव ग्रहों और उपग्रहों पर पड़ता है, ठीक है। तो ये जो सौर आंधी चलती है या सौर ज्वाला चलती है तो इससे निकलने वाले ये जो आवेशित कण होते हैं ये ग्रहों तथा उपग्रहों पर बहुत अच्छा और बुरा असर डालते हैं। तो इसमें से सौर प्रोटॉन यानी सोलर प्रोटॉन को पहली बार जो है वो चंद्रयान 2 ने देखा कि उस वो जो सौर आंधी थी, जो सोलर जो फ्लेयर्स थी या सौर ज्वालाएं थी, उनमें सोलर प्रोटॉन्स को देखा गया, ठीक है, सोलर प्रोटॉन्स। अब इसका क्या इंपैक्ट होता है, सोलर प्रोटॉन किस तरह से प्रभाव डालते हैं, कैसे प्रभाव डालते हैं, ये सब अभी भविष्य के गर्भ में है। इस पर रिसर्च किया जा रहा है कि किस तरीके से ये सौर प्रोटॉन जो है, जो सूरज से निकलते हैं, सौर ज्वालाओं में मौजूद होते हैं, ठीक है, वो किस प्रकार से पृथ्वी पर या फिर चंद्रमा पर या अन्य ग्रहों पर किस प्रकार प्रभाव डालते हैं। इसको भविष्य के गर्भ में इस पर वैज्ञानिक रिसर्च कर रहे हैं कि सौर प्रोटॉन किस किस तरीके से असर करते हैं, ये भविष्य में पता चलेगा। अभी इसको डिटेक्ट करने का काम, इसको नोटिस करने का काम किसने किया है? हमारे चंद्रयान 2 के किसने? ऑर्बिटर ने, क्योंकि लैंडर और रोवर तो फेल हो गया था। तो ऑर्बिटर जो था वो अभी बहुत सारी जानकारियां इकट्ठा कर रहा है। इसके अलावा वहां पर पानी जो पाया गया है, जिसको चंद्रयान 1 ने खोजा था, वो कितना पाया जा रहा है, कितने अमाउंट में मौजूद है, ये कितनी मात्रा में मौजूद है, इन सब का भी पता कौन कर रहा है? चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर कर रहा है, ठीक है, ऑर्बिटर कर रहा है। तो होप कि ये चंद्रयान 2 भी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो चंद्रयान 1 कब भेजा गया, चंद्रयान 2 कब भेजा गया, किससे भेजा गया, ठीक है, और उसने अभी क्या हासिल किया है, और उसमें कौन सा मिशन इसमें सफल हुआ, कौन सा असफल हुआ, ये सारी बातें मैंने आपको बता दी। और भी भविष्य में जो चीजें होंगी वो करंट अफेयर में अपडेट होती रहेंगी, ठीक है। अब बात करते हैं
चंद्रयान 3 के बारे में। तो सर चंद्रयान 3 क्या भेज दिया गया? नहीं सर, भेजा नहीं गया। चंद्रयान 3 असल में वो जो फेल मिशन था, यानी चंद्रयान 2 में जो ऑर्बिटर नहीं पहुंच पाया था और लैंडर नहीं पहुंच पाया था, और रोवर नहीं पहुंच पाया था। लैंडर और रोवर जो असफल हो गए थे, लैंड नहीं कर पाए थे, वहां पे नहीं पहुंच पाए थे, जो वहां पे लैंड करते हुए नष्ट हो गए थे, तो वो चीज फिर से हम अटेम्प्ट करने जा रहे हैं। मैंने पिछले टर्न पे ही आपको बताया था कि विज्ञान में कभी अभी असफलताएं नहीं होती हैं, बल्कि जब आप असफल होते हैं तो असफल नहीं होते हैं, बल्कि आप नई चीजें सीखते हैं। और जब नई चीजें सीखते हैं तो वो आपको अगले जो आप काम करने जा रहे हैं, जो अब अगला परीक्षण आप करने जा रहे हैं, उसमें आपको यह बताता है कि आपको आगे ये काम नहीं करना है और कौन से काम आपको अच्छे से करने हैं। मतलब आप असफलताओं से सीखते हैं और इससे नई चीजें जो है निकालकर जो है वो प्रस्तुत करते हैं, नई चीजें जो है वो आप अटेम्प्ट करते हैं नेक्स्ट टाइम। ठीक है, तो असफलताएं विज्ञान में नहीं होती हैं। तो सीधी सी बात है कि हमने जो पिछली बार गलतियां की थी, यानी लैंडर को जब हम उसमें चंद्रमा की सतह पर उतार रहे थे, ठीक है, लैंडर और रोवर को, और वो जो गलतियां थी, उन गलतियों की वजह से जो वहां पे सफलतापूर्वक हम लैंड नहीं कर पाए थे, वहां उसकी सतह पर नहीं उतर पाए थे, चंद्रमा की सतह पर, उन गलतियों से हमने सीखकर फिर से एक बार हम लोग अटेम्प्ट करने के लिए हमने अपनी कमर कस ली है, और इस पूरी तरीके से हम लोग तैयार हैं कि हम इस बार लैंडर और रोवर को चंद्रमा की सतह पर सफलतापूर्वक उतार कर ही दिखाएंगे। तो इसी को चंद्रयान 3 कहा गया है, चंद्रयान 3 कहा गया। तो ये जो चंद्रयान 3 में क्या होगा, लैंडर होगा और रोवर होगा। ठीक है, लैंडर होगा और रोवर होगा। इस बार ऑर्बिटर नहीं होगा। ठीक है, ऑर्बिटर तो ऑलरेडी काम कर रहा है। ऑर्बिटर तो हम बहुत बार 2 बार भेज चुके, चंद्रयान 1 में भी भेजा, चंद्रयान 2 में भी भेजा, चंद्रयान 1 में भी सफल रहा, चंद्रयान 2 में भी सफल रहा। तो अब इस बार हम ऑर्बिटर मोस्ट प्रोबेबली नहीं भेजेंगे, नहीं भेजने जा रहे हैं। हम इस बार सिर्फ लैंडर और रोवर, जो हम फेल हो गए तो उसी चीज को हम फिर से रीअटेम्प्ट करेंगे, फिर से दोबारा पुनः प्रयास करेंगे, और इस बार चंद्रमा की सतह पर हम सफलतापूर्वक मोस्ट प्रोबेबली हम उस चंद्रमा की सतह पर उतर जाएंगे। तो ये जो चंद्रयान 3 भेजा जाने वाला है, इसमें लैंडर भेजा जाएगा, रोवर भेजा जाएगा, यानी कि ये चंद्रमा की सतह पर सफलतापूर्वक क्या करेगा, लैंड करेगा। ठीक है, लैंड करेगा, और साथ ही साथ इसमें से एक रोबोट भेजा जाएगा। ये रोबोट इस लैंडर से निकलकर, ठीक है, इस लैंडर से निकलकर वहां पर चलेगा, वहां की धरती की जो है बहुत सारी, वहां चंद्रमा का जो सतह है उसकी बहुत सारी जानकारियां, उसके एटमॉस्फेयर की जानकारियां इकट्ठा करेगा। तो चंद्रयान 3 याद रखिएगा, सिर्फ लैंडर मिशन होगा, रोवर मिशन होगा। ठीक है, ये ऑर्बिटर मिशन इसमें भेजने का अभी प्लान नहीं है। ठीक है, कब भेजा जाएगा, तो अभी 15 दिन पहले जो है वो भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान कांग्रेस हुई थी। ठीक है, तो जनवरी के पहले सप्ताह में, तो उसमें जो है वो इसरो के प्रमुख ने बोला है कि जून जुलाई 2023 में हम चंद्रयान 3 को भेजने जा रहे हैं। तो हो सकता है कि आप एग्जाम दे रहे हो और एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 के बारे में, या चंद्रयान 1 के बारे में पूछा जा सकता है, क्योंकि चंद्रयान 3 जो है वो इसी जून जुलाई में भेजा जाने वाला है। ठीक है, तो ये बिल्कुल करंट है। ठीक है, तो जून से जुलाई 2023 में इसको भेजा जाने का प्लान है चंद्रयान 3 को। तो होप कि ये सारी चीजें आप लोगों को चंद्रयान 1, 2, 3 के बारे में आपको समझ में आ गई होंगी, और होप कि आप लोगों ने बहुत अच्छे से इस सारी चीजों को समझा होगा। तो आज के लिए हम लोग इस क्लास को इतना ही रखते हैं। ठीक है, आज हम लोगों ने चंद्रयान 1, 2, 3 के बारे में पढ़ा। ठीक है, आगे की क्लासेस में हम लोग जो भी और भी अंतरिक्षीय मिशन है उनके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। आपको ये क्लासेस कैसी लग रही हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और आपको जो भी अगर कुछ नए सवाल हैं, नई चीज़ें हैं, तो उसे ज़रूर कमेंट बॉक्स में डालिए। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आप लोगों के कमेंट को मैं पढूं और उनको देखूं, और जो मुझसे हो सकता है वो जवाब मैं देने की कोशिश करूंगा। तो नेक्स्ट क्लास के लिए, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, एंड मे गॉड ब्लेस यू।